Good evening and again welcome back to our very own channel Elevating Minds. As you all know कि ESIC के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 26 फरवरी को डिक्लेयर हो चुके हैं, बहुत ही कम दिन बचे हैं। सो इसीलिए आज का जो वीडियो है वो ESIC OT असिस्टेंट का जो 2016 में पेपर आया था वो ये पेपर है, इससे पूरे तरीके से सॉल्व किया गया है। सो वी विल ट्राई कि देखें इसमें से क्वेश्चन के पैटर्न्स किस तरीके से आते हैं ताकि एग्ज़ाम में हम उन्हें ध्यान से सॉल्व करें एंड जिससे कि हमारे जो कि रिज़ल्ट आते हैं, जो रैंक आती है, नंबर आते हैं, थोड़ा बेटर हो सके। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट डाटा इन OT। तो ये सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट होती है OT के अंदर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लाइक पेशेंट का असेसमेंट है, पार्ट प्रिपरेशन है, स्किन प्रिपरेशन है, IV कैनुला है, कैथेटर है, देन कंसेंट है। उन सब पर टिक्स लगाए जाते हैं सो दैट सर्जरी के दौरान कोई डिले ना हो। सो यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो आएगा क्यों हम सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट करते हैं, टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड रिड्यूस प्रिवेंटेबल इंसिडेंट इन थिएटर। अगर हम सारी चीज़ें पहले ही चेक कर लेंगे तो सर्जरी के दौरान कम्युनिकेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है ऑपरेशन के बाद। सो उसका एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? फीमेल जेंडर, हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, स्मोकिंग, डायबिटीज़ मेलाइटस। बाकी 3 तो क्लियर होंगे आई गेस। ये जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स का मतलब क्या है, जिन लोगों को ऑलरेडी पेट का जो एसिड होता है वो बार बार बाहर आने की प्रॉब्लम होती है, अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। यानी ऐसे पेशेंट्स में पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वॉमिटिंग के चांसेस अदर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, बिफोर अ सर्जिकल प्रोसीजर इन एन OT, if the patient scheduled for surgery does not understand the instructions of surgeon and asks you many questions about the procedure, what will you do as an assistant? अगर OT में कोई पेशेंट की सर्जरी होनी है एंड वो बार बार सर्जन्स के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस जो हैं उन्हें नहीं समझ पाया और बार बार सवाल पूछ रहा है, ऐसे में OT असिस्टेंट को क्या करना चाहिए, इस बारे में डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। सो यही राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस इज़ मोस्टली कॉमनली सीन इन प्रिवेंटेबल इन एब्डोमिनल सर्जरी। इनमें से कौन सी कॉम्प्लिकेशन काफ़ी कॉमन है और प्रिवेंट भी की जा सकती है एब्डोमिनल सर्जरी के बाद में? सो ऑप्शंस आर एटिलेक्टेसिस, इंसीजनल हर्निया, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, एक्यूट यूरिन रिटेंशन। सो राइट आंसर इज एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस का मीनिंग होता है वो कंडीशन जिसमें एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाते हैं, पिचक जाते हैं, जिससे कि पेशेंट की सांस रुक सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स विच इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद सर्जिकल स्ट्रेस इज़। सो सर्जिकल जो स्ट्रेस होता है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की बात नहीं हो रही, बॉडी में जो सर्जरी के दौरान इंसीजन लगेगा, जो नथिंग पर ओरल स्टेट है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है बॉडी पर वो क्या है, क्या कॉमनली देखा जाता है? सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, यानी बॉडी के अंदर सोडियम और पानी का जो रुकना है वो ज़्यादा हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग मेजर्स आर यूजफुल इन रिड्यूसिंग सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट वर्ड बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो काइंडली एग्ज़ाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एक्सेप्ट लिखा हो तो उसमें इंग्लिश का वो जो एक टर्म होती है ऑड वन आउट, वो वाला मेथड यहाँ यूज़ करिएगा, यानी जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट ऑप्शन हो उसे चूज़ करना है। सो यहाँ जो राइट आंसर आएगा सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के रिगार्डिंग वो होगा शेविंग ऑफ एरिया। देन क्वेश्चन नंबर 7, लैरिंजोस्कोप इज़ यूज टू व्यू। लैरिंजोस्कोप किस लिए यूज़ होता है? लैरिंग्स को देखने के लिए। देन आइडेंटिफाई द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ अ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। ये हमने पिछली कुछ वीडियोस में भी डिस्कस किया था। सो उसका राइट आंसर होता है साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट। यानी कि जब सर्जरी स्टार्ट होगी तो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट को स्टार्ट किया जाएगा, उसमें साइन इन किया जाएगा। सर्जरी जब ख़त्म होगी उसका टाइम उसमें नोटिस किया जाएगा एंड साइन आउट किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, CPD की फुल फॉर्म क्या है? सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। इनमें से कौन सी टर्म है जो विंग्ड इन्फ्यूजन सेट को मैच करती है? बटरफ्लाई नीडल। क्वेश्चन नंबर 11, वाई इज़ इट यूजफुल टू डिस्कस क्रिटिकल इवेंट बिफोर द सर्जरी स्टार्ट? सर्जरी शुरू होने से पहले क्यों ज़रूरी होता है जितनी भी इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं सर्जरी के दौरान उनके बारे में डिस्कशन कर लेना? क्योंकि इट अलाउज स्टाफ टू प्रिपेयर फॉर एंड बी अलर्ट फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ सच इवेंट। जैसे कोई कार्डियक सर्जरी है, ओपन हार्ट सर्जरी है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब हार्ट बीट को रोका जाता है यानी कार्डियोप्लीजिया की स्टेट में लाया जाता है, तो मोस्टली कंडीशंस में कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। तो ये बात अगर स्टाफ को पहले से पता रहेगी, इस बारे में पहले डिस्कशन हो चुका होगा, तो सभी लोग उस कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहते हैं कि ऐसे सिनेरियो में क्या किया जाएगा। Then question number 12, surgical theatre that is equipped with advanced imaging devices such as fixed C-arm, CT scanner और MRI scan, ऐसी OT को क्या बोला जाता है जो बहुत ही एडवांस्ड इक्विपमेंट से लेस होती है? उसे बोला जाता है हाइब्रिड OT। Question 13, after a surgery is done, which of the following is used to remove surgical fluids, tissue, gases and body fluids? That is suction pump. Question number 14, इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन मस्ट बी परफॉर्म। इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइजेशन एक रात पहले किया जाना चाहिए और या फिर सर्जरी से जस्ट पहले। देन वाई इज़ ग्रीन कलर यूज्ड इन ओटी? ओटी में ग्रीन कलर की ही चीज़ें क्यों यूज़ होती है? ये चमक प्रिवेंट करती हैं, आंखों पर जोर कम पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, मेडिकल डिवाइस यूज टू सप्लाई फ्लूइड्स इनटू अ पेशेंट्स बॉडी इन अ कंट्रोल्ड मैनर। एक कंट्रोल मैनर में पेशेंट की बॉडी के जो फ्लूइड दिए जाएंगे उसे, उस मशीन को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इन्फ्यूजन पंप। क्वेश्चन 17, ओटी कंसिस्ट ऑफ 3 जोन, आउटर, क्लीन, सेमी रेस्ट्रिक्टेड एंड एसेप्टिक और रेस्ट्रिक्टेड एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ क्लीन और सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन? ओटी के 3 जोन होते हैं, आउटर सबसे बाहर वाला, देन क्लीन जोन आता है, देन एसेप्टिक जोन आता है। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या है ये। आउटर जोन में आ जाता है जहाँ पेशेंट के कपड़े चेंज करवाए जाएंगे, स्टाफ खुद अपनी चेंजिंग क्लोथ्स चेंज करता है, वेटिंग रूम होता है, तो जहाँ स्टर्लिटी की इतनी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे आउटर जोन कहेंगे। क्लीन जोन वो होता है जैसे स्टोर रूम हो गया, इंडक्शन रूम हो गया, देन रिकवरी रूम हो गया, वो सब। एंड एसेप्टिक में आएगा हमारा मेन ओटी। सो इनमें से कौन सा जो है इंक्लूडेड नहीं है क्लीन या सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर? स्टराइल सप्लाईज रूम एसेप्टिक होना चाहिए, एनेस्थेटिक रूम एसेप्टिक होना चाहिए, रिकवरी एरिया ये भी क्या होना चाहिए? ऑलमोस्ट एसेप्टिक होना चाहिए। देन जो स्टोरेज करने का रूम होता है मेडिकल सर्जिकल सप्लाई, ये क्लीन या सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन में नहीं आता, ये आउटर जोन के अंदर आता है। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जिकल इंटरवेंशंस इज़ डन टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर्स? सो इनमें से कौन सा सर्जिकल इंटरवेंशन है जो सिम्टम्स रिलीव करने के लिए किया जाता है? इसके सारे ऑप्शन देखते हैं। प्रिवेंटिव सर्जरी यानी कि जो सर्जरी प्रॉब्लम होने से भी पहले की जा रही है ताकि वो पॉसिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाए। प्लास्टिक सर्जरी, डेफिनेटिव सर्जरी यानी जहाँ एग्जैक्ट प्रॉब्लम प्रेजेंट है। पैलिएटिव सर्जरी, पैलिएटिव वर्ड यूज़ किया जाता है उस थेरेपी के लिए जहाँ हमें पता है पेशेंट की रिकवरी चांसेस बहुत कम है, बट उसके सिम्टम्स रिलीव करने के लिए हम सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट एम्बुलेटरी सर्जरी? इनमें से कौन सी बात सही है एम्बुलेटरी सर्जरी के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बुलेटरी सर्जरी क्या होती है? एम्बुलेटरी का मतलब होता है चलना फिरना। सो जो सर्जरी छोटी ड्यूरेशन की होती है, रिस्क कम होते हैं, जिसमें पेशेंट सेम डे घर जा सकता है, सो उसके बारे में बताना है। इन ऑप्शंस में से कौन सा सही है? इट डज़ नॉट रिक्वायर एन ओवरनाइट हॉस्पिटल से। एज आई सेड बिफोर कि इस सर्जरी में पेशेंट को ओवरनाइट हॉस्पिटल में रहना नहीं पड़ता, यानी पूरी रात के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 20, विद रेफरेंस टू एयरवे डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट व्हाट इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ LMA? LMA का हमें यहाँ फुल फॉर्म बताना है OT के हिसाब से, तो उसका राइट ऑप्शन जो है वो है लैरिंजियल मास्क एयरवे। नाइट्रस ऑक्साइड इज़ यूज्ड विद, नाइट्रस ऑक्साइड को कैसे यूज़ किया, किसके साथ यूज़ किया जाता है? एनेस्थेटिक वेपोराइज़र के साथ। डिजिटल कार्डियो, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कार्डियोथोरैसिक ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड। डिजिटल कार्डियोथोरैसिक ड्रेनेज सिस्टम जो होता है
क्या प्रोवाइड करता है? रेगुलेटेड नेगेटिव प्रेशर फॉर रिमूविंग एयर एंड फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी ड्रेनेज सिस्टम होते हैं मोस्टली वो ड्रेनेज सिस्टम नेगेटिव प्रेशर पर ही ऑपरेट करते हैं। सो यहाँ जो राइट ऑप्शन आएगा वो यही आएगा, ऑप्शन 2। देन क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फंक्शन ऑफ अ डिफिब्रिलेटर? डिफिब्रिलेटर क्यों यूज़ किया जाता है? हार्ट के नॉर्मल रिदम को रीस्टैब्लिश करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर? पल्स ऑक्सीमीटर क्यों यूज़ होता है? हीमोग्लोबिन देखने के लिए, ऑक्सीजन का सैचुरेशन ब्लड में और ब्लड का पीएच भी देखने के लिए किया जा सकता है। और अगर और डिटेल्ड हमें रिजल्ट्स चाहिए होते हैं आर्टीरियल के रिगार्डिंग, तो हम उसके लिए आर्टीरियल ब्लड गैसेस का जो एग्जाम्पल होता है वो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अ पेशेंट इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर अ सस्पेक्टेड स्ट्रोक, ही गेट्स द न्यूरोलॉजिकल एंड फिजिकल असेसमेंट डन, व्हाट शुड बी द इमीडिएट बेस्ट स्टेप टू बी टेकन फॉर दिस पेशेंट? एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, जिसमें शक है कि उसकी दिमाग की कोई नस जो है वो रप्चर हो गई है, उसका न्यूरोलॉजिकल फिजिकल असेसमेंट हुआ है। सो यहाँ पर इस सिनेरियो में जो इमीडिएट स्टेप है वो क्या होना चाहिए? सो ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रिंग प्लेट टू द पेशेंट, ये प्लेट नहीं, यहाँ पर प्लेटलेट्स होगा। गेटिंग अ सीटी स्कैन ऑफ हेड डन, देन गेटिंग स्पेशलाइज्ड डॉक्टर कंसल्टेशन, गेटिंग एन एमआरआई डन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता करना है कि क्या एक्चुअल में वो स्ट्रोक है, तो दैट्स वाई सबसे पहला काम होगा सीटी स्कैन करना। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दीज फूड हैज़ हाई GI यानी ग्लाइसीमिक इंडेक्स? GI क्या होता है? ग्लाइसीमिक इंडेक्स। तो जो सफ़ेद चावल होते हैं उनके अंदर GI यानी ग्लाइसीमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। अ पॉजिटिव बेनेडिक्स टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाय, बेनेडिक्स टेस्ट जो होता है मेनली शुगर एस्टिमेशन के लिए चेक किया जाता है। सो जो बेनेडिक टेस्ट होता है वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा अगर हम सुक्रोज इस्तेमाल कर रहे हैं टेस्ट के लिए तो। देन क्वेश्चन 28, सीरम LDL हैज़ बीन फाउंड टू इंक्रीज इन, सीरम LDL क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। सो ये बढ़ा हुआ मिलता है किन लोगों में? जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी कि जिनको पीलिया हुआ है कोई बिलियरी डक्ट के अंदर रुकावट की वजह से। सो राइट ऑप्शन होगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। देन क्वेश्चन 29, प्लेटलेट्स कंटेन एन एंजाइम विच हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग इन ब्लड, द एंजाइम इज। सो प्लेटलेट्स जो होती हैं क्लॉटिंग में काम आती है, तो प्लेटलेट्स का ही एक और एंजाइम है जो क्लॉटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो कौन सा है? थ्रोम्बोकाइनेज। क्वेश्चन नंबर 30, द इम्यूनोग्लोबुलिन हैविंग हाईएस्ट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इज, इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है? सेडिमेंटेशन होता है जो लोअर सरफेस पे सेटल डाउन हो जाते हैं, वो है IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन लीड टू अ नेगेटिव डायग्नोसिस ऑफ 5-HIAA? सो इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि नेगेटिव डायग्नोसिस बता सकता है किसका? 5-HIAA का। सो इन दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा ड्रग है जो 5-HIA हाइड्रोक्सी इंडियन एसिटिक एसिड, सो इसके डायग्नोसिस को नेगेटिव दिखाएगा। सो वो ड्रग है फिनोथियाजोन। ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक है, बट ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आ जाते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट इज़ डिटरमाइंड बाय द यूज़ ऑफ विच आइसोटोप? थायराइड का फंक्शन इनमें से किस आइसोटोप के ज़रिए हम चेक करते हैं? वो है आयोडीन 131। देन क्वेश्चन नंबर 33, TSH हार्मोन बायोकेमिकली इज़ अ, TSH हार्मोन यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है बायोकेमिकली? तो वो है एक ग्लाइकोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 34, T3 क्या है? ट्राईइडोथायरोनिन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो T3 है, 3 यानी 3, ट्राई, सो इसलिए राइट ऑप्शन होगा ट्राईइडोथायरोनिन। देन क्वेश्चन नंबर 35, एस्प्रिन ब्लॉक्स द सिंथेसिस ऑफ, एस्प्रिन जो होती है वो किस चीज़ की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है? वो प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टासाइक्लिन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। एज ए रिजल्ट ब्लड की क्लॉटिंग का जो टाइम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 36, द स्टरलाइजेशन मेथड विच हैज़ नो इफेक्ट ऑन द स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म इज,
ऐसा मेथड स्टरलाइजेशन का जिसका स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो है पास्चराइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ नॉट अ बैक्टीरियोस्टैटिक। सो बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, वो एजेंट जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, उन्हें किल नहीं करता। सो इनमें से कौन सा नहीं है, वो है आयोनाइजिंग रेडिएशन, वो बैक्टीरियसिडल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड इन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हीट लेवाइल प्रोडक्ट, यानी जो हीट टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट उसके अंदर रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द नॉन बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो बैक्टीरियोस्टैटिक पिछले क्वेश्चन में देखा था क्या होता है, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को सिर्फ रोकता है। सो इनमें से कौन सा ऐसा एजेंट है जो नॉन बैक्टीरियोस्टैटिक है, वो है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड। Which of the following, next question is, which of the following was the first widely used antiseptic and disinfectant। सबसे पहला एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट कौन सा था, वो था फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 41, विच कलर बैग इज़ यूज टू डिस्कार्ड इंसिनरेशन ऐश। जो इंसिनरेशन ऐश होती है उसको डिस्कार्ड करने के लिए हम कौन सा बैग यूज़ करते हैं, ब्लैक बैग। क्वेश्चन नंबर 41, the key to minimization and effective management of biomedical waste। Sorry, this question is question number 42। सो कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम बायोमेडिकल वेस्ट को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, वो है सिग्रीगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, यानी उनको छांटना, अलग अलग कैटेगरीज में आइडेंटिफाई करना एंड देन उनको डिस्कार्ड करना, मैनेज करना। देन क्वेश्चन नंबर 43, हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट शुड बी स्टरलाइज बाय। जो बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं उन्हें किस चीज़ से स्टराइल किया जाना चाहिए, उन्हें किया जाना चाहिए ऑटोक्लेव, ताकि स्पोर भी मर जाएं। क्वेश्चन नंबर 44, शार्प शुड बी कलेक्टेड इन। जो शार्प्स होते हैं उन्हें किन में कलेक्ट करना चाहिए, पंक्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45, बैग्स एंड कंटेनर फॉर इन्फेक्शियस वेस्ट शुड बी मार्क्ड विद। जिन कंटेनर के अंदर इन्फेक्शियस वेस्ट होता है उनके ऊपर किस चीज़ का मार्क लगा होना चाहिए, बायोहजार्ड सिंबल। क्वेश्चन नंबर 46, इन्फ्यूजन सेट बॉटल एंड ग्लव शुड बी कट विद। इन्फ्यूजन सेट बॉटल्स को काटा जाना चाहिए किसके साथ, कर्व्ड सीजर के साथ। क्वेश्चन नंबर 47, टोटल क्लीनिंग और टर्मिनल क्लीनिंग ऑफ ओटी शुड बी डन एट। ओटी की टोटल क्लीनिंग या टर्मिनल क्लीनिंग कब की जानी चाहिए, हर दिन के एंड पे। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू क्लीन द ब्लड स्पिल्स इन द हॉस्पिटल। सो हॉस्पिटल में जो ब्लड स्पिल हो जाता है, गिर जाता है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड कंसनट्रेटेड। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्फेक्शियस वेस्ट। इनमें से कौन सा इन्फेक्शियस वेस्ट नहीं है, सो वो है ड्रग्स एंड इट्स लेबल। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी केमिकल वेस्ट। इनमें से कौन सी चीज़ कैटेगरी केमिकल वेस्ट के अंदर आती है, तो वो है एक्सपायर्ड डिसइंफेक्टेंट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस देखे, इससे अगली वीडियो में हम अगले 50 क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो से आप गो थ्रू होइए, इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से याद कीजिए क्या पूछा गया है, किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।